हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स का भाग 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या आपका, प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, ये पूरा जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ चलिए ये भी देख लेते हैं आप लोगों को भाग 2 में पढ़ना कितना है। ये पढ़ना आपको इतना, ये देखिए 4 चैप्टर के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में आएगा। पहला प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाशिकी यंत्र और तरंग प्रकाशिकी भी है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर मिला करके ये प्रकाशिकी 13 नंबर का ये आएगा। इतना देखिए, ये 10 नंबर 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा इसको पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये जो है प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र और तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड पूरा कंप्लीट करेंगे। बाकी तरंग प्रकाशिकी नहीं, तरंग प्रकाशिकी अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र के बारे में। ठीक, और ये देखिए ये ज़्यादातर डेरिवेशन है, ज़्यादातर इसमें क्या है, डेरिवेशन है, निगमन है। तो निगमन इस बार जो है कम आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि डेरिवेशन बहुत कम आ रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सब ज़्यादा आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कैसे होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब अच्छे से समझ करके सारे डेरिवेशन आप करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र पूरा कंप्लीट करेंगे और बाकी अगले वीडियो में ये तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे। ठीक, और फिर अगला आपका होगा ये द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। ये 6 नंबर के लिए, ये देखिए 3 टॉपिक में पूरा कंप्लीट कर देंगे। परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर का आएगा, ये भी 5 प्रश्न के माध्यम से बहुत आसानी से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये भी 8 नंबर का। तो ये देखिए ये 3 चैप्टर बहुत ही आसान हैं और इसमें जो है कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं, 1-2 डेरिवेशन हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में जो है ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ आपको जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। ठीक, तो इसलिए चलते हैं पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका ये गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इस सूत्र का हम लोग इस वीडियो में डेरिवेशन करेंगे और बाकी अन्य भी देखिए ये 6 प्रश्न पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसके लिए देखिए हम जो बोलते जा रहे हैं वो शुरुआत में आप लोग लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो शुरुआत में लिखना क्या है, सबसे पहले मानेंगे कि एक गोलीय अवतल पृष्ठ, एक गोलीय अवतल पृष्ठ यस पी यस डैश है। गोलीय अवतल पृष्ठ को क्या नाम दें हम? गोलीय अवतल पृष्ठ यस पी यस डैश है। ठीक है, इसकी ये मुख्य अक्ष खींच दे रहे हैं ऐसे, ये हो गई मुख्य अक्ष। ठीक, अब इसमें हम ये बात लिखेंगे कि इसके सामने वाला माध्यम जो है वो विरल माध्यम है। सामने वाला माध्यम इसका कैसा है? विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक n1 है। और पीछे वाला माध्यम कैसा है? ये सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n2 है। अब सघन विरल है, ये सघन है, ये बात समझ लीजिए। अब आगे लिखेंगे कि इसमें इसका वक्रता केंद्र, इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है वो क्या है? C है। इसका वक्रता केंद्र क्या मान लें? C है। ठीक, और एक बिंदु वस्तु जो है वो बिंदु O पर है। कहाँ पर है? बिंदु O पर है। एक काम करिए, इस C को थोड़ा नज़दीक मानिए। ये बिंदु C, ये वक्रता केंद्र है। एक बिंदु वस्तु O है। ठीक, अब वस्तु यहाँ से निकलेगी, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर आएगी तो यहाँ विरल से सघन में जाएगी तो यहाँ अभिलंब की ज़रूरत है। तो अभिलंब अब हम खींचेंगे यहाँ से, ये आपका ये मान लीजिए ये अभिलंब है, ऐसे कर लीजिए। C, इस बिंदु को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये यस थोड़ा सा आगे करना चाहिए इसको, ये आपका यस है। ठीक, ये बिंदु जो है क्या है? यस। थोड़ा सा ये, और इस बिंदु को जहाँ पर ये आकर के प्रकाश की किरण मिल रही है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं A।
ठीक, इस बिंदु को क्या मान लें, ए। ठीक, ओ ए आपतित किरण हो जाएगी, सी ए यहाँ पे लिख दे रहे हैं यन, सी ए यन जो है वो क्या है, अभिलंब है। ठीक, फिर से सुनिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, इसके सामने वाला माध्यम विरल माध्यम जिसका अपूर्णांक n1 है, पीछे वाला माध्यम सघन माध्यम जिसका अपूर्णांक n2 है, और इस अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है, और एक बिंदु वस्तु OA है, एक बिंदु वस्तु OA है। अब आगे देखिए, ये आपतित किरण OA हो गई। ठीक, अभिलंब क्या हो गया, CAN है। अब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो सीधे तो निकलेगी नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, देख रहे हैं, ऐसे सीधे निकलना, सीधे निकलेगी नहीं। ये क्या यार, ये सीधे ऐसे निकलना, सीधे निकलेगी नहीं, क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर इसको झुका दीजिए ऐसे। ठीक, फिर ये जो है पीछे इसको जब बढ़ाएंगे हम डॉट लाइन से, तो इस प्रकार से ये आकर के मिल जाएगी। ठीक, अब ये जहाँ पर मिलेगी उस बिंदु को हम मान लेते हैं आई, चूँकि ये अपवर्तित किरण हो, परावर्तित किरण हो गई, और दूसरी देखिए वस्तु से ये वक्रता केंद्र से आने वाली किरण जो है उसी मार्ग से वापस चली जाती है। दूसरी किरण ये हो गई, पहली किरण ये हो गई, दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं प्रतिबिंब वहीं बनता है। जिसका मतलब ये अपवर्तित किरण जिसको पीछे बढ़ाए हैं वो जहाँ पर मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए, ये आपका अभिलंब है और ये वाली आपतित किरण है, ये पूरी क्या है, आपतित किरण है। तो इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच जो यहाँ कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। ये पूरा कोण जो है, इस पूरे कोण को हम कहेंगे आपतन कोण, और इसको आपतन कोण को किससे प्रेरित करते हैं, आई से। अब ये अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनाएगी इसको हम कहेंगे आर। ठीक, चलिए अब इसमें अगला पॉइंट आपको लिखना है इस तरीके से कि आपतित किरण क्या, आपतित किरण OA, अपवर्तित किरण IA और अभिलंब CAN, ये मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं। आपतित किरण OA मतलब ये अल्फा हो गया, IA ये वाला बीटा हो गया, और ये यहाँ से ये गामा हो गया। ठीक, अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। अब ए से इस पर लंब खींचेंगे मुख्य अक्ष पर। ठीक है, यहाँ से इस पर एक लंब खींचना है, ये लीजिए। ठीक, और इस लंब वाले इस बिंदु को हम क्या माने, PM मान लेते हैं। ठीक, AM, P तो इस बिंदु को मानेंगे AM लंब बराबर AM एक लंब है जिसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी, h है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब ये देखिए, यदि वक्रता केंद्र है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका R, और ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V। तो ये वाली दूरी आपकी हो जाएगी V, और ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी आपकी हो जाएगी U। ठीक, ये हो गया। इतनी बातें पहले शुरुआत में आपको लिख लेनी है, एक बार फिर से शुरू से समझ लीजिए। क्या, एक गोलीय अवतल पृष्ठ SPS डैश है, इसके सामने वाला माध्यम विरल माध्यम जिसका अपूर्णांक n1 है, पीछे वाला माध्यम सघन माध्यम जिसका अपूर्णांक n2 है, एक बिंदु वस्तु O है जिसमें आपतित किरण OA, अपवर्तित किरण IA, अभिलंब CAN मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं, और AM लंब बराबर h है। ठीक, चलिए इतना लिख करके अब फिर हम यहाँ नीचे लिखेंगे, या लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, वस्तु से दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V है। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे, ये बात समझिए पहले। यहाँ पे ऐसे ये कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा यदि बढ़ा दी जाए ना, तो इस बढ़ी हुई भुजा संगत भुजा बगल वाली भुजा के साथ जो कोण बनाती है ना, इसको कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं, बहिष्कोण। और ये जो बहिष्कोण होता है ये दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये 1 2 3 है ना, इस बहिष्कोण को यक्ष यदि मान लें तो यक्ष बराबर क्या होगा, बहिष्कोण दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 1 - 3 के बराबर होता है। उसी तरीके से यहाँ भी आपको
दो त्रिभुजों में बहिष्कोण ढूंढना है, ठीक है। और वही बहिष्कोण दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर करके ये पूरा डेरिवेशन आपको करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहले तो बहिष्कोण कौन सा लें, त्रिभुज देख पा रहे हैं कौन सा बहिष्कोण कहाँ पे है, OAC। देखिए त्रिभुज OAC ये वाला, OAC में ये बढ़ी हुई भुजा और बढ़ी हुई भुजा ये वाली, ये कितना कोण बना रही, गामा। तो ये बहिष्कोण जो है गामा है किस त्रिभुज में, त्रिभुज OAC में गामा जो है वो क्या है, बहिष्कोण है, गामा बहिष्कोण है। तो यही गामा बराबर कितना हो जाएगा, ये गामा बराबर देख रहे हैं त्रिभुज इसमें, इस त्रिभुज की दूर वाली भुजा कौन है, कोण कौन है, अल्फा, और इधर ये आई, तो अल्फा प्लस आई हो जाएगा। अब आई बराबर क्या मिलेगा, गामा माइनस अल्फा, इसको बनाइए समीकरण 1, ठीक। फिर लेंगे हम लोग बहिष्कोण कौन सा, किस त्रिभुज का, त्रिभुज OAC ले लिए ना। अब IAC ले लो, त्रिभुज IAC में, इसमें भी गामा बहिष्कोण है, में गामा जो है वो क्या है, बहिष्कोण है। अब अगर ये बहिष्कोण है तो ये भी दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो दूर वाले दोनों कोण कौन है, ये गामा, इस त्रिभुज का देखिए एक बीटा हो गया, दूसरा ये वाला, और बीटा प्लस आर। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे, आर बराबर मिलेगा गामा माइनस बीटा, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। चलिए ये आई और आर मिल गया भैया, आपतन कोण और अपवर्तन कोण मिल गया। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण किस नियम में है, स्नेल के नियम में। तो यहाँ हम लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार। तो स्नेल के नियमानुसार पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या आएगा, साइन आई बटे साइन आर। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये क्या बनेगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और ये साइन आई बटे साइन आर, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि इसके बाद अब हम लिखेंगे ये कि यदि ये गोलीय दर्पण छोटे व्यास का हो, ये मानना ही है आपको, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यदि गोलीय पृष्ठ, ऐसे कहिए, यदि गोलीय पृष्ठ क्या हो, छोटे व्यास का हो, तो यम बिंदु जो होगा, यम व ए, ठीक है। यम और ए जो है देखिए ये छोटा होगा तो यम भी पी के समीप आ जाएगा, ए भी पी के समीप आएगा। यम व ए पी के क्या होगा, समीप होगा, ठीक, समीप होगा। और अल्फा बीटा गामा व आई तथा आर का मान कम होगा या कह लीजिए छोटा होगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से देखिए भैया साइन आई अपान साइन आर है, तो आई और आर का मान छोटा हो जाता है तो साइन और टैन को हटा करके केवल कोण लिखते हैं हम, ठीक है। साइन और टैन में ही क्यों हटाते हैं,
केवल कोण लिखते हैं क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनियस। ये अब देखिए त्रिभुज में यही ना है, अब ये एंगल लिया जाता है, सामने ये परपेंडिकुलर, ये जो है लंब जो है यदि छोटा हो जाए तो थीटा का मान भी छोटा हो जाएगा, थीटा का मान छोटा होगा तो लंब छोटा होगा, बात समझ रहे हैं। तो आधार और कर्ण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन भी लिख दे रहे हैं, टैन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब देखिए भैया, तो लंब छोटा हो जाएगा तो फर्क किस में पड़ेगा, साइन टैन में कि कॉस में, साइन और टैन में, दोनों में लंब ऊपर की ओर है तो इसका मान छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा। इसलिए साइन और टैन में जो है हम कोण को लिखते हैं, साइन और टैन के निशान को हटा देते हैं, ठीक। चलिए, तो कम होगा अतः, यहाँ से लिखेंगे हम अतः, अतः क्या मिलेगा, n2 अपान n1 बराबर I अपान R, ठीक। अब इसका गुणा कर लीजिए भैया, n2 R बराबर n1 I। अब I और R का मान समीकरण से रख लीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से रखिए मान, n2 R का मान कितना है, ये गामा माइनस बीटा बराबर n1 I का मान क्या है, गामा माइनस एल्फा, ठीक। अब एक काम करिए, इसका भी गुणा कर लीजिए, n2 गामा माइनस n2 बीटा बराबर ये क्या मिलेगा, n1 गामा माइनस n1 एल्फ़ा, ठीक, ये हो गया। अब क्या किया जाए, एल्फ़ा बीटा गामा का मान अब निकालना भैया। तो ये देखिए, ये ऊंचाई h है, तो एक बार एल्फ़ा वाला कोण ले लीजिए, एक बार बीटा वाला, एक बार गामा वाला। तो हम चलिए कहाँ से शुरू करें, नीचे ही लगाते चल रहे हैं। तो टैन एल्फ़ा ले लीजिए, त्रिभुज, यहाँ लिख दें, त्रिभुज OAM में, इस त्रिभुज में क्या होगा, OAM देख रहे हैं, टैन एल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार, तो ये आएगा आपका टैन एल्फ़ा बराबर लंब कितना है h, और आधार यम P के समीप है ना, तो P से दूरी वही लेंगे, कितना है u, तो माइनस u हो जाएगा। तो एल्फ़ा बराबर माइनस h अपान u, ठीक। इसी प्रकार से त्रिभुज लेंगे अगला हम, कौन सा, बीटा वाला, IAM, त्रिभुज IAM से, या में जो भी लिखिए, इससे क्या मिलेगा, टैन बीटा बराबर लंब, लंब तो वही h ही है, आधार कितना हो जाएगा, I तक की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब वाली दूरी माइनस v, तो यहाँ से मिलेगा बीटा बराबर माइनस h अपान v, ठीक। अब तीसरा ले लेंगे, अब हम यहाँ पे तीसरा वाला क्या है, त्रिभुज CAM में, त्रिभुज CAM से। अब यहाँ हमको लेना क्या, टैन गामा, और ये टैन गामा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यहाँ से आधार कितना मिला, माइनस r, तो यहाँ से हमको गामा बराबर मिल जाएगा माइनस h अपान r। अब क्या करें भाई, इसको मान लो समीकरण कितना, 1 2 हो गया, इसको 3 बना लीजिए, समीकरण 3। अब एल्फ़ा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, एल्फ़ा नीचे लिखेंगे, एल्फ़ा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखिए, यहीं रख दें क्या,
चलिए यहाँ ऊपर से लिखते हैं। ठीक, चलिए लगा के देखा जाए अब आगे। अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखिए, n2 गामा का मान कितना है -h/r, ये हो गया। n2 गामा माइनस n2 बीटा का मान लिखना -h/v, तो माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, h/v हो गया, ये बीटा हो गया। फिर आगे लगाइए -n1 कितना गामा, गामा का मान -h/r हो गया। फिर माइनस ये वाला n1 अल्फ़ा, n1 अल्फ़ा का मान -h/u, तो फिर माइनस लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा h/u। ठीक, अब एक काम करिए, r वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए और h वाला और uv वाला एक तरफ। तो यहाँ n2h, ये देखिए इधर प्लस में यही वाला है ना, इसको यहीं छोड़ दो, n2h/v। ठीक, और ये वाला इधर ले आइए -n1h/u बराबर, ये माइनस वाला इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा n2h/r, और ये माइनस में n1h/r, यही ना बचा। अब क्या किया जाए, h ले लो कॉमन यहाँ से, और जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा n2 माइनस n1, नहीं अलग है, h कॉमन लीजिए, n2/v, यहाँ से मिलेगा क्या n2/v माइनस n1/u, यही ना बचा, बराबर। इधर से h कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, n2/r माइनस n1/r, ये चीज़ मिला। इसी h से h को काट दीजिए, बचा क्या n2/v माइनस n1/u बराबर, यहाँ से मिलेगा क्या n2 माइनस n1/r। ये हमारा जो है फार्मूला आ गया भाई, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक, और ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना, देखिए पहले तो वस्तु होगी फिर प्रतिबिंब बनेगा ना। वस्तु में पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे और प्रतिबिंब में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी, और फिर इधर n2 माइनस n1/r। ठीक, ये बात। अब गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए ये अपवर्तन का सूत्र हो गया। अब इसी तरीके से गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे, जो कि इतना ही आएगा सेम आंसर। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन करने का या फिगर बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब हम बनाएंगे उत्तल पृष्ठ ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बताया था। पहले हम जो बोलते जाएंगे वो चीज़ आपको शुरुआत में लिखना है, फिर फिगर बनाना, फिर डेरिवेशन करना है। तो क्या लिखेंगे शुरुआत में, एक गोलीय उत्तल पृष्ठ SP S डैश है, क्या है SP S डैश है। ठीक है, एक गोलीय उत्तल पृष्ठ क्या है SP S डैश है, ये लो SP S डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक खींच दे रहे हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष ये हो गया। ठीक, अब इसमें हम मानेंगे कि पहले माध्यम क्या मानेंगे, पहला माध्यम कैसा है, विरल माध्यम, पहला माध्यम। ठीक उसी प्रकार से सारी थ्योरी जो है सब वैसे ही है। पहला माध्यम विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है, और दूसरा माध्यम जो है वो क्या है, सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है। और इस गोलीय पृष्ठ का मान लेते हैं ये इसका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है ये वाली, इसको हम मानते हैं क्या है, ये अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। ठीक,
ये अभिलंब इसको क्या मान लें, जैसे वहाँ पे माने थे क्या, CAN। CAN क्या है, अभिलंब है। अब एक बिंदु वस्तु है जो कहाँ पर स्थित है, बिंदु O पर। बिंदु O पर एक बिंदु वस्तु है। अब इस बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी, ठीक है। इससे प्रकाश की किरण ऐसे आएगी। अब यहाँ से देखिए विरल से सघन में आ रही है, तो ये प्रकाश की किरण सीधे तो निकलेगी नहीं, सीधे निकलेगी नहीं, किधर जाएगी भैया, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये सीधे नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यही ना अभिलंब है, अभिलंब की ओर इसको झुका दीजिए। तो इतना ज़्यादा नहीं झुकाना, थोड़ा सा झुका दीजिए, ठीक है। अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। एक काम करिए, इसको जो है थोड़ा सा नज़दीक रख करके खींचें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये बिंदु वस्तु को हम मानते हैं यहाँ पर ये से है, ठीक। ये बिंदु वस्तु O है। अब ये प्रकाश की किरण जब यहाँ से निकलेगी तो वही बात फिर से, यहाँ ये किरण सीधे तो निकलेगी नहीं, ये सीधे निकलेगी नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। थोड़ा सा अभिलंब की ओर इसको झुका दीजिए, ठीक। और फिर इसको जो है क्या करेंगे, डॉट लाइन से पीछे बढ़ा देंगे। ये पीछे बढ़ा दिए, तो पीछे बढ़ाने पर ये प्रकाश की किरण जहाँ पर मिलेगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। आपको पता है, जैसे पिछला अभी हमने देखा था। अब इसमें आपतित किरण कौन हो गई, OA, अपवर्तित किरण IA, अभिलंब CAN है, ठीक। तो कैसे लिखना एक बार फिर से सुनिए, और थोड़ा थोड़ा हम लिखते चल रहे हैं। क्या कि एक गोलीय अवतल पृष्ठ उत्तल पृष्ठ क्या है, SP S' है। इसके सामने वाला माध्यम विरल माध्यम, पीछे वाला माध्यम सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक N2 है। और इसमें आपतित किरण क्या है, आपतित किरण OA, यहाँ लिखेंगे क्या, आपतित किरण OA, और अपवर्तित किरण IA, अभिलंब CAN, अभिलंब CAN मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। तो यहाँ कोण बना लीजिए, देखिए ये बनेगा क्या, आपतित किरण वाला अल्फा, और ये बनेगा बीटा, और ये अभिलंब बनाएगा गामा कोण, ठीक। ये अभिलंब बनाएगा गामा कोण। अब ये हो गई आपकी आपतित किरण। ये आपतित किरण अभिलंब के साथ ये पूरा कोण कितना बनाती, I। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आपतित किरण OA, अपवर्तित किरण IA, अभिलंब CAN मुख्य से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं, और आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है, ठीक। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे वहाँ पे हमने माना था कि इसमें अभिलंब कौन सा है, एक लंब खींच देंगे। A से मुख्य अक्ष पर एक लंब जो है ये क्या है, AM है। ये AM जो है इस लंब है, और इसकी लंबाई जो है क्या है, H है। इसकी लंबाई यहाँ हम मानेंगे M, और ये लंबाई कितनी है, H है, ठीक। ये बातें हो गई। अब देखना है फिर उसी प्रकार से यहाँ पे बहिष्कोण हमको ढूंढना है। कौन सा, त्रिभुज ले लीजिए पहले तो। त्रिभुज कौन सा, IAC। चलिए त्रिभुज IAC में अब इसमें बहिष्कोण कौन सा है, IAC देख रहे हैं, कोई भुजा बढ़ी हुई दिख रही है और उसमें कोण भी बना हो। ये वाली भुजा बढ़ी है ना, तो बढ़ी हुई भुजा के साथ देखिए IA यही है ना त्रिभुज, ये वाला, तो ये आपका बहिष्कोण हो जाएगा, यानी R ये वाला, ठीक। तो इसमें ये R जो है देखिए I कौन सा है, ये आपतित किरण IA है। चलिए यहाँ फिर से यहाँ पे I जहाँ है उसको वहाँ लिख देते हैं। I कौन सा कोण है देख रहे हैं, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये पूरा ये कोण Y जो है I है, और ये जो है ये R है, ठीक। तो R वाला तो इतने बना ना, ये वाला, इसमें ये भुजा बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई भुजा के साथ जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण है। तो यहाँ लिखेंगे IAC में कौन है, R बहिष्कोण है, R बहिष्कोण है, ठीक। अब अगर ये बहिष्कोण है तो क्या होगा, दूर वाले दोनों कोणों के बराबर होगा। R बराबर क्या हो जाएगा, दूर वाले दोनों कोण कौन बनेंगे देख रहे हैं, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, ये बीटा प्लस गामा हो गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला,
OAC में, त्रिभुज OAC में। अब इसमें कौन बहिष्कोण है? ये आपका I में I बहिष्कोण है। अब अगर ये बहिष्कोण है, कोण यहाँ 2 बार लिख दिए हैं, ठीक। ये बहिष्कोण है तो ये किसके बराबर होगा? I बराबर, देख लीजिए, ये I किसके हैं? यही वाली भुजा बढ़ी हुई है, तो इसके दोनों दूर वाले कोण कौन बन जाएंगे? एक ये और एक ये, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। इसको बनाइए समीकरण 1 और इसको 2। अब देखिए I और R मिल गया। अब क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे स्नेल का नियम, ठीक। फिर क्या लिखेंगे? स्नेल के नियमानुसार। कहाँ? यहीं लिख दें, स्नेल के नियमानुसार। अब स्नेल के नियमानुसार हमको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, स्नेल के नियमानुसार पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता साइन I अपान साइन R। पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी N2 अपान N1 बराबर I अपान ये साइन I अपान साइन R। पूरी कहानी वही है, ठीक। ये हो गया। अब फिर हम क्या मानेंगे भाई? जो मानना है हमको, क्या मानना है कि यदि, चलिए यहीं नीचे लिख दे रहे हैं कि यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो, तो देखिए व्यास छोटा होगा तो यम और ए पी के समीप होगा, और साथ ही साथ ये छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा का मान भी कम हो जाएगा। ये वाला मान कम होगा तो आई और आर का मान भी कम हो जाएगा। छोटा हो तो क्या लिखेंगे? ए यम पी के समीप होगा, पी के समीप होगा, पी के समीप होगा। और क्या? अल्फा बीटा गामा आई व आर का मान ये क्या होगा? कम होगा या फिर छोटा होगा, ठीक। ये बात हो गई। अब समझिए भाई, आई एक बता दिए ना कि आई और आर का मान कम होगा, तो जब आई आर का मान कम होगा तो यहाँ से साइन को हटा देंगे, हटा दीजिए। अब साइन को हटा करके हम इसको कितना लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या लिखें बोलिए? यहाँ हम लिखेंगे N2 है ना, क्या है? N2 अपान N1 बराबर I अपान R, यही ना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, N2 गुणे R बराबर N1 I, ठीक। अब I और R के रूप में मिल गया। I R का मान भी हमको पता, वही मान यहाँ पे रख लीजिए। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, ठीक है। मान रख लीजिए, क्या मिलेगा? मान रखने पर रखिए तो N2 R का मान कितना? बीटा प्लस गामा, और बराबर है ये बराबर N1 और I का मान अल्फा प्लस गामा। अब करिए गुणा, N2 बीटा प्लस N2 गामा और प्लस N1 अल्फा प्लस N1 गामा, ये चीज़ मिल गया। इसको बनाइए समीकरण 1, ठीक। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लीजिए। ये पहले दूरियां यहाँ दिखा दीजिए। देखिए वक्रता केंद्र से दूरी जो होगी उसको किससे प्रेरित करेंगे? R से। वक्रता त्रिज्या न है ये, और वस्तु की दूरी क्या होगी? U, और प्रतिबिंब की दूरी क्या बन जाएगी? V बन जाएगी, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम
त्रिभुज ले लेंगे ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ से, ए एम ओ से हमको क्या मिलेगा, टैन क्या है ए एम ओ में, देख रहे हैं ये लंब, ये वाला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यम से दूरी मतलब पी से दूरी, यम जो है पी के समीप हो गया ना, तो पी से दूरी कहिए या यम से दूरी, बात एक ही है। अब पी से इस ओ की दूरी कितनी है, ओ मतलब वस्तु, और वस्तु की दूरी u है, तो लंब कितना बनेगा h और आधार कितना बनेगा u, तो tan एल्फा बराबर h अपान u, ये देखिए ये सामने है ना तो माइनस u, यहाँ से मिलेगा एल्फा बराबर माइनस h अपान u, ठीक है। और दूसरा वाला क्या लेंगे, त्रिभुज कौन सा, आई ए एम ले लीजिए, यहाँ से अब लिखेंगे आई एम ए, ऐसे लिखिए अच्छा लगेगा, या ऐसे कर लीजिए ए एम आई से। अब इसमें से क्या लेंगे भैया, यहाँ देखिए ये कोण कौन सा है, जैसे यहाँ लिए टैन एल्फा लंब बटे आधार, वैसे क्या लेंगे टैन बीटा, टैन बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h और ये आधार कितना है v हो जाएगा भैया, ये माइनस में टैन हटाइए चूँकि छोटा है ना, बताए ना कि जब एल्फा जब कोण कम हो तो साइन और टैन को हटा देते हैं, तो हटा लीजिए, तो यहाँ से आएगा माइनस h अपान v। अब इधर वाला त्रिभुज ले लीजिए ए एम सी, यहाँ से अब लिखेंगे हम त्रिभुज कौन सा, ए एम सी से। अब इस त्रिभुज में क्या लेना है, गामा, टैन गामा बराबर फिर वही लंब बटे आधार, आधार देखिए अब इधर वाली दूरी है ना, सामने वाली दूरी माइनस में, पीछे वाली दूरी प्लस में लेते हैं, तो ये प्लस में लिखिए, तो यहाँ से आएगा हमारा गामा बराबर h अपान r। अब एल्फ़ा बीटा गामा का मान मिल गया, अब क्या करें, एल्फ़ा बीटा गामा का यही मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, क्या लिखेंगे, एल्फ़ा बीटा गामा का यह मान समीकरण कौन सा है, ये 1 2 और ये आपका 3 बनेगा ना, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखिए तो क्या मिलेगा, n2 बीटा, बीटा का मान क्या है माइनस में है, तो ये आगे माइनस लगाइए, h अपान क्या v, ठीक, बीटा का मान माइनस h अपान v यहीं रख दिए। अब फिर प्लस n2 गामा, प्लस n2 गामा का मान प्लस में है, ठीक है, प्लस n2 और गामा का मान h अपान r, ठीक, n2 गामा, गामा की जगह h अपान r लिख दिए हैं, और ये तो बराबर है ना, चलिए ऐसे बराबर समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है बराबर है। अब बराबर क्या मिलेगा, n1 एल्फ़ा, n1 एल्फ़ा का मान कितना है, एल्फ़ा का मान माइनस h अपान u, ठीक, अब फिर आगे प्लस n1 गामा का मान h अपान r हो गया, ठीक। अब r को एक तरफ कर लीजिए, ठीक, r को एक तरफ कर लीजिए, कैसे करें, ये चलिए ऊपर लिखते हैं, ये मिलेगा आपका n2 h अपान r, ये वाला, ये टर्म लिखें, इस वाले को देखिए यहाँ पे क्या है r है ना, इसको उठा के इधर करिए तो ये माइनस हो जाएगा, n1 h अपान r, और बराबर में क्या है, इस माइनस को इधर ले आइए प्लस हो जाएगा, n2 h अपान v, ठीक है, और ये माइनस में है ही n1 h अपान u, ठीक। अब यहाँ से h ले लेंगे हम कामन, तो जब h कामन लेंगे तो बचेगा क्या, n2 अपान r माइनस n1 अपान r, यहाँ से h कामन लीजिए तो क्या मिलेगा, n2 अपान v माइनस n1 अपान u,
ठीक, एच काट दीजिए, बचा क्या, n2, ये हर बराबर है ना, तो n2 माइनस n1 अपान r लिखिए, और इधर बराबर n2 अपान v माइनस n1 अपान u, वही चीज़ मिल गया ना। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r, यही ना मिला था अपवर्तन का सूत्र, वही फिर से मिल गया। ठीक है, चाहे गोलीय पृष्ठ के लिए निकालिए, चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए निकालिए, तब भी वही आएगा, और या फिर गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए निकालिए, तब भी वही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र समझने से पहले ये बात यहाँ से और एक बात समझ लीजिए। देखिए क्या है कि ये n2 अपान v, ये है ना, यदि हमको पता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यदि n है, ठीक है, क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यदि क्या है, n है, तो क्या करें कि n1 से सब में भाग दे दीजिए। क्या करिए, n1 से सब में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, n2 अपान n1 बटे v माइनस n1 अपान n1 बटे u बराबर n2 अपान n1 और माइनस n1 अपान n1 बटे r, ये काट दीजिए भैया। तो क्या मिलेगा, n2 अपान n1 की जगह यहाँ n लिख दीजिए, n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n2 अपान n1 की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस 1 अपान r। आप इस रूप में भी फार्मूले को लिख सकते हैं, क्योंकि इसी रूप में जो है आगे डेरिवेशन जो हम करेंगे इसी रूप में यूज करेंगे। क्या, n ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको n माने, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, और उतना बटे v करना है, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और माइनस 1 बटे वस्तु की दूरी n माइनस 1 अपान r, ये हो गया। ठीक, चलिए करके देखते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो पहले हम मान लेते हैं कि एक पतला लेंस जो है वो क्या है, L है, एक पतला उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस। ठीक, और ये मुख्य अक्ष खींच दीजिए इस पे पहले, ये क्या, ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक, अब इसमें जो है हम मान लेंगे पहले पृष्ठ का ध्रुव P1, पहले पृष्ठ का। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, माना एक उत्तल लेंस, एक पतला उत्तल लेंस L है, इसके पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 वक्रता त्रिज्या R2 है। ठीक, ये P1 P2 और R2 कर लीजिए। अब फिर कहेंगे कि पहले पृष्ठ से U दूरी पर, यहाँ लिखेंगे, लिख दें, पहले पृष्ठ से U दूरी पर रखी वस्तु का, अब चूंकि मान चलते हैं पहले दूसरा वाला पृष्ठ नहीं है, पहले पृष्ठ से U दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब I डैश, ये V डैश दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है। ठीक, चलिए पहले पृष्ठ से U दूरी पर वस्तु को रखते हैं, पहले पृष्ठ से U दूरी पर वस्तु को हम रखेंगे। ये लीजिए, बिंदु वस्तु O है, कितनी दूरी पर है, U दूरी पर पहले पृष्ठ से रखी हुई है। अब पहले पृष्ठ से इसका प्रतिबिंब जो है, पहले पृष्ठ से इसका प्रतिबिंब, ये मानते हैं हम I डैश, पहले पृष्ठ से बना प्रतिबिंब I डैश, ये कितनी दूरी पर, V डैश दूरी पर ये बन जाता है। ठीक, अब देखिए V डैश दूरी पर प्रतिबिंब बना है, वस्तु रखी गई है U दूरी पर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। ठीक, बनता है तो गोलीय, यहाँ लिखेंगे
गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। अब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र लगाइए भैया, क्या होगा? अभी बताया क्या मिला था, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r, यही ना होता है। अब यहाँ n को हम मान लेते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु शुरुआत में ही मान लीजिए, चलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है। पूरा हिंदी में ऐसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष, ये लेंस जो है कांच का ही तो होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या है, n है, ठीक। वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है, ठीक है। तो ये n हो गया, तो फार्मूला क्या है, n/v, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, v डैश, तो यहाँ लिखेंगे v डैश माइनस 1/u, u दूरी पर वस्तु है, अपवर्तनांक n है -1। अब फोकस इसकी वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की कितनी है, r1, तो यहाँ लिखेंगे r1, ठीक। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब फिर लिखेंगे कि पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना है ना, वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। नीचे से लिखेंगे पहले पृष्ठ से बना प्रतिबिंब, यहाँ लिखना है पहले पृष्ठ से बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और जिसका प्रतिबिंब जिसका दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब, ऐसे कहिए, जिसका दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब ये I v दूरी पर बनता है, v दूरी पर बनता है, ठीक है, v दूरी पर बनता है। तो अब अगर ये v दूरी पर बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, क्या लिखा जाए, दूसरी दूरी पर बनता है। तो अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए जब निकालेंगे ना, एक बात देखिए यहाँ पे आपके दिमाग चल रहा है कि नहीं, दूसरे पृष्ठ से देख रहे हैं ना, तो अब तक प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही थी, और जब दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तब कांच से वायु में आएगी, तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना बन जाएगा, 1/n बन जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, लिखिए ऐसे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना बनेगा, 1/n हो जाएगा भैया। अब अपवर्तनांक की जगह हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ फिर लिखेंगे ये गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, यहाँ लिखना पड़ेगा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से क्या मिलेगा, 1/n, क्या मिलेगा, 1/n अपान, देखिए अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी। अब दूसरे पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना कितनी दूरी पर बना, v दूरी पर, -1/u, 1 वस्तु की दूरी। अब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कौन है, पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना वही दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो पहले से प्रतिबिंब बना v डैश, यही दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यहाँ v डैश लिख देंगे, बराबर
अपवर्तनांक की जगह फिर 1/n लिखना है, 1/n माइनस 1/r2, ये हो गया। अब एक काम करिए कि देखिए सब में ऊपर तो n है, यहाँ 1/n आ गया, डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करिए n से गुणा कर लीजिए। क्या करें, n से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करिए n से तो क्या मिलेगा, n से यहाँ गुणा कर दें, चलिए लिख देते हैं n/n/v माइनस n/v डैश बराबर n/n माइनस n/r2। n से n काटिए, ये वाला काट दीजिए। अब बचा क्या है, 1/v माइनस n/v डैश माइनस बराबर 1 माइनस n/r2। ठीक है, ये मिल गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए क्या करने का मन कर रहा है। देखिए यहाँ से n/v डैश है प्लस में, यहाँ पे माइनस है, तो क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, को जोड़ने पर। अब जोड़ के देखिए भैया, डायरेक्ट जोड़ दें कि लिख के जोड़ें, चलिए लिख के जोड़ देते हैं। क्या है, दोनों समीकरण पहले लिख रहे हैं, n/v डैश माइनस 1/u और प्लस 1/v माइनस n/v डैश, ये हो गया। अब इधर वाला जोड़ लीजिए, n माइनस 1/r1 और प्लस 1 माइनस n/r2। ठीक, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल, तो 1/v है ना, ये 1/v और प्लस, देखिए ये माइनस में है ना, तो माइनस 1/u बराबर क्या मिला, n माइनस 1/r1। यहाँ से माइनस कामन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, n माइनस 1/r2। ठीक, तो n माइनस 1 कामन लीजिए इसमें से, तो क्या मिलेगा, 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 कामन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये फार्मूला मिला भाई। इसको जो है हम बंद कर दे रहे हैं आयताकार बॉक्स में, जो कि आपको याद रखना है। ठीक, ये अब देखिए, हम चूंकि जानते हैं यदि u दूरी पर रखी प्रतिबिंब का u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनता है, तो फार्मूला क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/f, चूँकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यही मान जब यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/f बराबर n माइनस 1 और इधर 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए, यदि प्रकाश की किरण कांच में रखी हो, कहाँ हो, ये लेंस यदि वायु में हो, पहली बात, जब कहाँ हो, वायु में हो, पहली बात, जब लेंस कहाँ हो, वायु में हो, तो वायु में फोकस दूरी कितनी बन जाएगी, 1/f। वायु में है तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में आएगी, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे आप लिखेंगे Ang, और इधर आपका जो भी है वही रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, और जब यही लेंस, दूसरी बात, जब लेंस कहाँ हो, जब लेंस जल में हो, ये सवाल बहुत आता है, जब लेंस जल में हो तो क्या होगा, जल में फोकस दूरी बन जाएगी 1/fw बराबर जल में आएगी,
अब प्रकाश की किरण जल में आएगी तो कहाँ से आएगी, जल में है तो जल, कांच को कहाँ रखा गया, यानी लेंस को रखा गया जल में, तो जल में से होकर के कांच में आएगी ना, तो जल में से कांच में होके आएगी तो यहाँ होगा अपवर्तनांक कौन सा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और दूसरा इधर अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 1/r1 -1 अपान r2। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया जब जल में हो, और ये ऊपर जो लिखे हैं वो क्या है, जब वायु में हो। ठीक, तो ये तीनों चारों फार्मूले आपको याद रखने हैं। लेंस मेकर सूत्र बताइए, लेंस मेकर सूत्र के लिए आप सूत्र स्थापित करिए, या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करिए, तो इन सब के लिए यही लगेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि एक लेंस यल है, इसके पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 वक्रता त्रिज्या R1 है, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 वक्रता त्रिज्या R2 है। ठीक है, और लेंस के पदार्थ वायु के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक n है। इतनी बात लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद देखिए, फिगर बनाने के बाद आपको लिखना है क्या कि यहाँ देखिए पहले पृष्ठ से u दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब i डैश b डैश दूरी पर बन जाता है, तो अपवर्तन का सूत्र लगा दिए। अब पहले पृष्ठ से ये जो प्रतिबिंब बनता है, पहले पृष्ठ से बना प्रतिबिंब, देखिए ये लिखे ना, पहले पृष्ठ से बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब दूसरे पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, I, दूसरे पृष्ठ से बना प्रतिबिंब I, ये जो है कितना, v दूरी पर बन जाता है। I, ये प्रतिबिंब I v दूरी पर दूसरे पृष्ठ से बन जाता है। ठीक, पहले पृष्ठ से बनता है, I डैश दूरी पर रखी, I डैश बिंदु पर v डैश दूरी पर बन जाता है, तो उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे। फिर दूसरे पृष्ठ से बना प्रतिबिंब पहले के लिए वस्तु का कार्य, पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बनता है वही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो वही काम फिर से करेंगे हम लोग। अब दूसरे पृष्ठ से बना प्रतिबिंब जो है I v दूरी पर ये बन जाता है, I बिंदु पर v दूरी पर बन जाता है। अब जब दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब बनेगा तो कांच से वायु में आएगी प्रकाश किरण, तो यहाँ लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा, 1/, हो जाता है। तो वही फार्मूला लगा दिए, n से गुणा कर दिए, दोनों समीकरण को जोड़ दिए, आ गया ये आपका। ठीक, चलिए आगे देखिए भाई, समझ में आ गया होगा, नहीं आया शुरुआत से देख लीजिए, एक एक स्टेप स्पष्ट करके एक बताए हैं। आगे देखेंगे हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो चलिए मानते हैं शुरुआत में कि दो उत्तल लेंस L1 व L2 हैं। दो उत्तल लेंस क्या हैं, L1 व L2। अच्छा, एक काम करिए, ऐसे बनाते हैं, दो उत्तल लेंस जो हैं वो क्या हैं, ये ले लो, दो उत्तल लेंस L1 व L2 हैं जो संपर्क में रखे हुए हैं। ठीक, अब इसकी मुख्य अक्ष भी बना लेते हैं हम लोग, ये लो मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब दो लेंस यहाँ पे लिख देंगे, क्या, दो लेंस L1 व L2 हैं। L1 लेंस की फोकस दूरी f1, L2 लेंस की फोकस दूरी f2 है। L1 लेंस की फोकस दूरी f1, L2 लेंस की फोकस दूरी f2 है। फिर इतना मान लेंगे, ये फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने में क्या करना है उसको नीचे लिख रहे हैं हम, क्या कि L1 लेंस से, ठीक है, क्या लिखेंगे, L1 लेंस से, या लिखिए कि पहले लेंस से, L1 लेंस से u दूरी पर रखी वस्तु का कैसा, मान लेते हैं दूसरा वाला नहीं है, तो नहीं है तो भाई आभासी ही मानेंगे, दूसरे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी वाला प्रतिबिंब इसको तो I डैश मानेंगे, I डैश बिंदु पर V डैश दूरी पर बन जाता है या बनता है। ठीक, अब यहाँ हम लगाएंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या मिलेगा, फोकस दूरी तो f1 ही है ना, तो क्या है लेंस का सूत्र, 1/f1, बड़े आसानी समझ में आएगा, केवल देखते जाइए ध्यान से, 1/f1 बराबर
1/v माइनस 1/u, यही ना होता है। तो पहले लेंस की फोकस दूरी f1 लिख दिए। प्रतिबिंब बना कितनी दूरी पर, v डैश, तो यहाँ v डैश लिख दीजिए। u दूरी पर वस्तु रखी है, ये हो गया आपका। इसको बनाइए समीकरण 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ फिगर भी बना देते हैं, पहले ड्रा कर देते हैं डायग्राम कि कितनी दूरी पर, u दूरी पर ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब जो है ये बनता है कहाँ पे, i डैश v डैश दूरी पर बन जाता है। ठीक है, ये i डैश प्रतिबिंब जो है ये कितनी, v डैश दूरी पर बन जाता है। ये लीजिए i डैश बिंदु पर, v डैश दूरी पर यह प्रतिबिंब बनता है किसका, u दूरी पर रखी वस्तु का। बिंदु वस्तु O है, ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि पहले लेंस से बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यहीं से लिखें, पहले यहाँ शुरू करिए, पहले लेंस से बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी, दूसरे लेंस के लिए आभासी क्या वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक, ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब लिखेंगे कि दूसरे लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो I बिंदु पर v दूरी पर बन जाता है, कार्य करता है। तो दूसरे लेंस से क्या, I बिंदु पर v दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो अब लेंस का सूत्र लगाएंगे, फिर लिखेंगे लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र लगाइए, क्या मिलेगा, 1/f1। क्या लिखेंगे, 1/f1 बराबर, अब दूसरा लेंस है ना तो इसके लिए जो है 1/f2 बराबर 1/v। v मतलब देखिए फार्मूला पहले लिख देते हैं, 1/v माइनस 1/u, यही लिखना। v मतलब प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, v दूरी पर। ठीक है, वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, पहले से बना प्रतिबिंब, कितनी दूरी पर है, v डैश, तो यहाँ लिखेंगे हम v डैश। ठीक है, अब देखिए 1/v डैश यहाँ माइनस में है, यहाँ है प्लस में, तो क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे भैया। यहाँ बनाइए समीकरण 2, नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ लीजिए तो क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसको जोड़िए 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब ये 1/v डैश ये कट गया, मिला क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये आपका फार्मूला मिल गया।
ठीक। अब इसमें मान लेते हैं कि यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, क्या लिखेंगे, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी f है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मतलब दोनों को मिला करके जो फोकस दूरी आई है वो f है। तो दोनों को मिला करके वस्तु कितनी दूरी पर रखी, u दूरी पर, और फाइनली प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v दूरी पर। u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है, तो क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। यहाँ समीकरण इसको 1 बनाइए। अब समीकरण 1 से क्या, 1, अच्छा क्या है, समीकरण 1, 2 और ये 3। समीकरण 3 से क्या मिल जाएगा हमको, समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 3 से क्या मिला बताइए, 1/f1 और प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए 1/f। ठीक, ये हो गया आपका फाइनली फार्मूला। ठीक है, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो गई। अब यदि संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है, क्या निकालनी है, क्षमता, तो पहले लेंस की क्षमता यहाँ जो है P1 हो जाएगी और प्लस दूसरे लेंस की क्षमता P2, संयुक्त लेंस की क्षमता P है। तो ये फार्मूला हो गया आपका संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए। ठीक, ये ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो गई। अब आगे देखना है हमको क्या, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। चलिए इसको देखते हैं फटाफट। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक, ये पहले मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। ये प्रिज्म कोण जो है ये क्या है, ए मान लेते हैं। प्रिज्म कोण जो है वो क्या है, ए। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपतित किरण खींचेंगे। क्या खींचना है, आपतित किरण ये आई। ठीक, ये आपतित किरण हो गई। अब यहाँ अविलंब की जरूरत है भैया, विरल से सघन में आ रही प्रकाश की किरण, तो अविलंब के लिए यहाँ पे हम अविलंब यहाँ खींच दे रहे हैं एक, ये लो अविलंब हो गया। ठीक, अब ये प्रकाश की किरण जो यहाँ से आएगी आगे बढ़ेगी तो विरल से सघन में आ रही है, तो ये जो है ऐसे सीधे तो निकलेगी नहीं, क्या होगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये देखिए अविलंब यही ना है, ऐसे सीधे निकलेगी नहीं। विरल से सघन में आ रही तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये लो अविलंब की ओर झुक गई ऐसे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, अब तक विरल से सघन में आ रही थी, अब जब बाहर निकलेगी तो क्या होगी, सघन से विरल में जाएगी। तो सघन से विरल में जब जाएगी तो यहाँ फिर से अविलंब की ज़रूरत है। लो दूसरा अविलंब खींच दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक, अब प्रकाश की किरण यहाँ से कैसे निकलेगी, कैसे, यहाँ से ऐसे सीधी तो निकलेगी नहीं। विरल, सघन से विरल में आ रही थी, इसका मतलब अविलंब से दूर हटेगी। ये लो दूर हटा दो। ठीक, चलिए अब किरण का सबका नाम लिखते हैं भाई। ये आपकी हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, ये हो गई निर्गत किरण। ठीक, चलिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ जो कोण बनेगा ये क्या है, आई। ठीक, और ये बनेगा आर। फिर यहाँ ये अपवर्तित किरण है ना, ये निर्गत निकलने वाली किरण है, तो जब ये जो है प्रिज्म के भीतर ये अपवर्तित किरण आधार के समांतर हो जाती है, तो जहाँ से जितने कोण पर प्रकाश की किरण आती है उतने कोण पर निकलती भी है। ठीक है, तो जितना कोण इधर बनेगा उतना इधर भी बनेगा। तो ये आई, इसको मानेंगे आपतन कोण, इधर मानेंगे अपवर्तन कोण आर, और यहाँ इसके लिए ये निर्गत कोण जो है इसको आई डैश, और इधर ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, अविलंब ये है, तो ये आपका बन जाएगा आर डैश। ठीक, चलिए अब समझते हैं हम लोग विचलन कोण। इसमें विचलन कोण क्या है, देखिए इसमें ये आपतित किरण को लेंस के भीतर आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अच्छा डॉट लाइन से इसको खींचा जाए।
आपतित किरण को लेंस के अंदर आगे बढ़ाने पर और ये आपकी निर्गत किरण जो है इसको पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। यहाँ जो कोण बना है ये क्या है? डेल। और इसी डेल को क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण को यदि परिभाषित करना कैसे करेंगे? आपतित किरण को प्रिज्म के अंदर आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है वो होता है विचलन कोण। ठीक, चलिए अब एक काम करिए, यहाँ से समझिए ध्यान से। ये अभिलंब है और ये सीधे रेखा खींची गई है, तो हमको पता है ऐसे इस प्रकार से खींची जाती तो इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होता है, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो ये आई है तो ये पूरा कितना होगा? आई। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो गया? आई। अब ये ऊपर वाला इतना कितना हो जाएगा? ध्यान समझिए, ये टोटल तो आई है, उसमें से आर कम कर लीजिए, आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, टोटल आई है, इधर आर डैश, ये आई डैश मानिए, तो आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। क्या? आई डैश माइनस आर डैश, ये हो गया। ठीक, अब ए कोण हो गया, इसको बी मान लेते हैं बिंदु, सी मान लेते हैं, इधर बिंदु ई मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब जो है हम यहाँ से एक काम करेंगे, ये डेल बराबर है, डेल बराबर क्या होगा? ध्यान से समझिए, डेल बराबर क्या आएगा? ये बिंदु माने कौन सा? ए बी सी मान लिए हैं। चलिए पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण है। अब यहाँ लेंगे हम त्रिभुज, इसको क्या माने? ए बी सी डी ई कर लो, ई हो गया ना, ए बी सी डी ई, ए बी सी, इसको डी मान लो, ये ई। अब यहाँ से ले लो त्रिभुज डी क्यू आर, डी क्यू आर में ये डेल जो है आपका एक बढ़ी हुई भुजा ना, तो ये क्या है? बहिष्कोण है। तो ये जो बहिष्कोण है ये दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये डेल बराबर कितने के होगा? डेल बराबर कौन वाला कोण? ये वाला डी क्यू आर। चलिए डी क्यू आर प्लस इधर वाला डी आर क्यू, डी आर क्यू। अब ये मान रख दीजिए कम से, डी क्यू आर कितना है? आई माइनस आर। अब इधर डी आर क्यू कितना है? आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, ये हो गया डेल। इसको बनाइए समीकरण 1। ठीक, अब एक काम करना है हमको, ये लेना है चतुर्भुज ए क्यू ई आर में। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ नीचे? चतुर्भुज ए, चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर में। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है कितना होता है? 360। तो कर लीजिए, तो ऐसे लिख रहे हैं कोण ए, ये वाला कोण ए प्लस ए क्यू ई, ए क्यू ई 90 है, डायरेक्ट लिख दें। चलिए अभी ऐसे लिख देते हैं ए क्यू ई और प्लस इधर ई प्लस कोण ई और प्लस क्यू आर ए, कोण क्यू आर ए बराबर चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। अब देखिए भैया ये अभिलंब खींचे हैं ना, अभिलंब खींचे हैं तो इस पर लंब होगा। ए क्यू ई का मान कितना? 90 अंश। और इधर ए आर ई कितना हो जाएगा? ये भी 90 अंश हो जाएगा। ए आर, ये क्या लिख दिए भाई? ये आर ए है ना, क्यू ई आर ए होगा यहाँ पे, ई आर ए। क्या लिखना है? कोण ई आर ए। ठीक, अब यहाँ लिखिए कोण ए प्लस ये कितना बन जाएगा? 90 और प्लस कोण ई और प्लस 90 ये भी हो जाएगा बराबर 360 अंश। अब यहाँ से देखिए 90 90 180 इधर करिए तो ये आएगा कोण ए प्लस कोण ई बराबर 360 माइनस 180, ये आ जाएगा आपका 180। चलिए घटा दे रहे हैं एक लाइन अभी, 360 माइनस 90 90 180 इधर हो जाएगा माइनस। अब ये हो गया कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180, ये मिल गया समीकरण 2। ठीक।
अब देखिए भैया, यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में कौन से, क्यू आर ई में, त्रिभुज क्यू आर ई, ये काम आप पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर ई देख पा रहे हैं, क्यू आर ई, इसमें इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होगा ना, तो आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई बराबर कितना है, 180 के, है ना। अब देखिए इसको बनाइए, समीकरण कितना है, 1 2 ये वाला 3। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा, इतने का मान 180 है और इसका भी मान 180 ही है, तो दोनों हो जाएंगे बराबर, आर प्लस आर डैश और प्लस कोण ई, और ये बराबर होगा किसके, कोण ए प्लस कोण ई के, ई से ई काट दीजिए, तो यहाँ से ए बराबर मिल गया आर प्लस आर डैश। ठीक, अब ये बना लीजिए इसको, समीकरण कितना है, 1 2 3, ये 4 हो गया, बस काम खत्म आपका। अब क्या करना, ध्यान से सुनिए, अब लिखेंगे हम अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आपका डेल बराबर डेल एम हो जाएगा, विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण हो गया, और ये आई बराबर आई डैश के हो जाएगा, बताया ना कि इधर आई डैश के बराबर होगा, और आर ये आर डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 4 से मान निकालिए, समीकरण 4 से रखिए, आर की जगह आर डैश या फिर आर डैश की जगह आर लिख सकते हैं, तो हम आर डैश की जगह आर लिखेंगे। ए बराबर कितना मिलेगा, आर प्लस आर, आर जोड़ लीजिए कितना मिलेगा, 2r, और ये बराबर ए के, तो आर बराबर हो गया a बटे 2। यहाँ से हमको क्या मिल गया, अपवर्तन कोण प्राप्त हो गया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन कोण मिल गया हमारा। अब इसके बाद देखना है आपतन कोण कहाँ से निकालें, यही सब मान समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, डेल की जगह क्या लिखना है, डेल एम बराबर आई लिख लीजिए माइनस आर, ठीक है, आई डैश की जगह क्या लिखना है, आई, तो प्लस आई, और ये माइनस आर। ठीक, ये हो गया, ये माइनस में क्यों आ रहा है, अब क्या करें, डेल एम आई जुड़ जाएगा 2i, ठीक है, और ये आर मिल जाएगा कितना, -2r, और चूंकि 2r बराबर a मिला है, ठीक है, 2r बराबर a मिला, तो 2r की जगह a रख दीजिए, तो डेल एम बराबर 2i माइनस a। ठीक, तो यहाँ से मिल जाएगा डेल एम माइनस ए को इधर लाइए, माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बराबर 2i, तो अब i बराबर क्या मिल जाएगा, डेल एम प्लस ए बटे 2, ये मिल गया क्या, अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र। अब प्रिज्म के पदार्थ का देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का ये क्या मिल गया, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण मिल गया। अब हमको निकालना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर क्या होगा, n बराबर हम जानते हैं, चलिए ऊपर से लिखिए थोड़ा सा, इतने में हो जाए जिससे, n बराबर क्या मिलेगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन i अपान साइन r, तो n बराबर साइन i का मान देखिए क्या मिला है, डेल एम प्लस a बटे 2, i की जगह यहाँ रख दीजिए डेल एम प्लस a बटे 2, ठीक, और बटे में साइन r की जगह क्या लिखना, a बटे 2। ये जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूरा आपका मिल गया। ठीक है, एक एक बात जो है स्पष्ट करके हमने क्रम से बताया है, उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है,
फिर से क्या देखना भाई, फिर से देख लीजिएगा, आगे बढ़िए, बहुत समय हो जा रहा है। अगला देखते हैं हम, ये क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र व क्रियाविधि और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नामांकित चित्र व क्रियाविधि देखना। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों में क्या होता है कि उत्तल लेंस लगा होता है, दोनों में क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इतनी दूर तक ये बनाएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और यहाँ पे बनाते चलेंगे एक साथ, चलिए दोनों बनाते चलेंगे। ठीक, चलिए नया प्रयोग करें कि एक साथ दोनों बनाएं। देखें क्या होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और ये क्या हो गया जी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूसरा जो है ये खगोलीय दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी समझ लीजिएगा भैया, दूरदर्शी कौन सा, खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, खगोलीय दूरदर्शी है। और स्पष्ट लिख दें, ये आपका बनेगा खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, चलिए अब बना के देखा जाए। दोनों में उत्तल लेंस लगे होंगे। ठीक है, ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये बना दे रहे हैं। ठीक, इसमें भी दो उत्तल लेंस लगे होंगे, एक एक बनाइए भैया, दोनों में गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो वस्तु की ओर होता है वो अभिदृश्यक लेंस होता है, जो नेत्र की ओर होता है नेत्रिका लेंस होता है। ठीक, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और दोनों उत्तल लेंस जो है, दोनों उत्तल लेंस एक बेलनाकार नली में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक बेलनाकार नली में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए अंतर क्या है दोनों में, समझिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी दोनों में क्या होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक जो सामने होता है वो वस्तु की ओर होता है, तो जो वस्तु की ओर होता है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस। इसको क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस। ये हो गया आपका अभिदृश्यक लेंस। और दूसरा जो नेत्र की ओर होगा वो क्या होगा, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। एक एक बात क्रम से समझते जाइए। खगोलीय दूरदर्शी में भी वही बात होगी, जो वस्तु की ओर होगा वो क्या होगा, अभिदृश्यक लेंस। ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस। और जो नेत्र की ओर होता है वो क्या होता है, नेत्रिका लेंस। ठीक, चलिए अब क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होता है छोटे द्वारक कम फोकस दूरी वाला होता है और नेत्रिका लेंस बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी वाला होता है। वहीं खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाला होता है और नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी वाला होता है। बात समझ में आई। फिर क्या है, और दोनों लेंस क्या होते हैं, एक बेलनाकार नली में व्यवस्थित होते हैं, चाहे खगोलीय दूरदर्शी हो या फिर सूक्ष्मदर्शी हो। दोनों लेंस कहाँ होते हैं, एक बेलनाकार नली में दंतुल दंत चक्र द्वारा व्यवस्थित। दंतुल दंत चक्र मतलब ये देखिए, देखे हैं ना कहीं पे, इस तरीके से ये एक दूसरे में जुड़ा रहता है। एक को घुमाएंगे तो दूसरा भी अपने आप घूमेगा। जो आप कैमरा देखे होंगे ना, आगे घुमा करके उसको सेट करते हैं ना, वही बात है। तो दंतुल दंत चक्र द्वारा व्यवस्थित होते हैं, जिसको घुमा करके इस लेंस को आवश्यकता अनुसार आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, चाहे खगोलीय सूक्ष्मदर्शी हो या फिर खगोलीय दूरदर्शी हो, बात दोनों में एक ही है। ठीक, चलिए तो अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सेपरेट समझिए क्या, कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं ना। ये जो वस्तु की ओर होता है अभिदृश्यक लेंस होता है, जो नेत्र की ओर होता है नेत्रिका लेंस होता है। अभिदृश्यक लेंस छोटे द्वारक कम फोकस दूरी वाला होता है, नेत्रिका लेंस बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी वाला होता है। दोनों लेंस एक बेलनाकार नली में व्यवस्थित होते हैं दंतुल दंत चक्र द्वारा, और जिसको घुमा करके लेंस को आवश्यकता अनुसार आगे पीछे
खिसकाया जा सकता है। ये हो गई हमारा शुरुआत में इसका परिचय, ठीक, संरचना कह सकते हैं आप, ठीक, संरचना। अब क्या करेंगे भाई, जिस वस्तु को देखना होता है, जिस वस्तु को देखना होता है उसे क्या करते हैं, इसके फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर रखते हैं। तो फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर जब रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी उल्टा और बड़ा बन जाएगा, ठीक, आभासी उल्टा और बड़ा बन जाता है। ये लीजिए, ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से ले आएँ, ये प्रकाशिक वक्रता के प्रकाशिक केंद्र से लेके आएंगे। तो जब प्रकाशिक केंद्र से लेके आएंगे इस प्रकार से, तो जहाँ भी मिलेगी इसको यहाँ पे बना लेंगे भैया, ये थोड़ा और दूर बड़ा बनना चाहिए था। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। ये बना प्रतिबिंब जो होता है ये नेत्रिका लेंस के लिए क्या होता है, वस्तु का कार्य करता है। ये यार थोड़ा सा काम करिए, ये जो समांतर आती प्रकाश किरण कहाँ जाती, फोकस हो जाती है ना, तो इसका फोकस यहाँ पे है, तो इसका फोकस यहाँ पे होगा, तो यहाँ से कहीं से हो जाना चाहिए ना। तो इसका एक काम करिए कि इस फोकस को थोड़ा सा नज़दीक बनाइए, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी, ठीक। तो क्या करें, इसको भी हटा देते हैं, वस्तु को थोड़ा नज़दीक रखते हैं, फोकस बिंदु ये रखते हैं, फोकस से अधिक दूरी पर वस्तु होगी। अब ये प्रकाश की किरण अगर आएगी यहाँ से समांतर वाली, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, मतलब जितनी दूरी पर ये है तो यहाँ से कहीं जाना चाहिए ना, तो ये जाएगी ऐसे, ये लो, ठीक। और फिर प्रकाशिक केंद्र वाली ऐसे सीधे निकल जाएगी। ये लीजिए भैया, अब तो दूर करना पड़ेगा। यहीं बना दे रहे हैं प्रतिबिंब, ठीक है। ये लो, इस लेंस को थोड़ा सा दूर हटाना पड़ेगा तब, और दूर हटा लो। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर प्रतिबिंब आपका ये बन गया। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ना अदृश्यक लेंस से, ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक। क्रियाविधि अभी यहीं से निकल के आएगी। अब फिर इससे भी प्रतिबिंब हम बनाएंगे। ये जो समांतर आएगी प्रकाश की किरण, ये कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, ये लीजिए, फोकस से होके जाएगी, और दूसरी वाली जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी इस प्रकार से जाएगी, ठीक। इसको थोड़ा सा और दूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर जाएगी तो दूर हटती जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा देंगे। तो पीछे बढ़ाने पर ये लीजिए, कहीं मिला दीजिए इसको, तो जहाँ भी मिल जाए इसको मिला दीजिए, और ये प्रतिबिंब आपका यहीं पे बन जाएगा, ठीक। ये बना प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, और यही यहाँ पर नेत्र होता है। क्या होता है, नेत्र यहाँ पर होता है, और इस नेत्र की सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से, छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक। ये बन गया, ये क्या है, वस्तु हो गई ए बी, और इसका प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। इसको मान लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। ए बी, और ये ए डैश बी डैश, और ये भी बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ये प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ये नामांकित चित्र हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। अब क्रियाविधि यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जिस वस्तु को देखना होता है उसे अदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर रखते हैं, और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। और इस लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि यह वस्तु यानी अदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब जो है इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो अदृश्यक लेंस से जो बना प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच में आ जाए। तो जब फोकस बिंदु के बीच में आएगा तो इसका प्रतिबिंब बड़ा सीधा और आभासी, इसके सापेक्ष बड़ा सीधा आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। ये हो गया आपकी क्रियाविधि। अब खगोलीय दूरदर्शी की बात आती है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा, ठीक है। तो जिस वस्तु को देखना होता है, देखिए खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग कहाँ होता है, दूर वाली वस्तु को देखने में किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ होता है, अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है।
ठीक, चलिए अब क्या करेंगे भाई, इसमें भी उसी प्रकार से बनाना है यार। तो इसको तो पहले छोटा कर लो, ये हटा दे रहे हैं, फिर से बनाएं। ये ले लो, छोटा सा यही बना दे रहे हैं। ये आपका खगोलीय दूरदर्शी है, ये उसका बन गया मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे बनाएंगे हम लेंस। ये खगोलीय दूरदर्शी का जो अभिदृश्यक लेंस है, बड़े द्वारा का फोकस दूरी व अधिक फोकस दूरी वाला होता है। अब इसमें जो है क्या करते हैं, दूर वाली वस्तु है तो दूर से वस्तुएं जो आती हैं, दूर से जो वस्तुएं आती हैं वो क्या मानी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी और प्रकाशिक केंद्र वाली सीधे निकलती है। अब ये प्रतिबिंब इसका बन जाएगा कैसा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये बना प्रतिबिंब जो है नेत्रिका के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ हम बनाएंगे नेत्रिका लेंस। ठीक है, नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक का है। अब नेत्रिका लेंस से यहाँ प्रतिबिंब हम बनाएंगे ठीक उसी प्रकार से। ये मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी, बना लीजिएगा। और प्रकाशिक केंद्र वाली ऐसे, तो ये देखिए दूर से होके जाएगी। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से। ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे कैसे, डॉट लाइन से। ये लो, इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये जहाँ भी मिल जाएगी वहीं मिला देंगे और इसका प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, ये अभिदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस। अब देखिए इसमें जो है प्रतिबिंब जो बनेगा ये कैसा होगा, आभासी और इस वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर से पूरी बात शुरू से सुनिए। देखिए खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग कहाँ करते हैं, दूर वाली वस्तु को देखने में करते हैं। ठीक, फिर इसकी संरचना समझाइए। संरचना क्या है इसकी, कि इसमें दो लेंस होते हैं, एक जो वस्तु की ओर होता है अभिदृश्यक लेंस होता है, जो नेत्र की ओर होता है नेत्रिका लेंस होता है, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। तो अभिदृश्यक लेंस बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी वाला होता है, नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक कम फोकस दूरी वाला होता है। जिस वस्तु को देखना होता है, क्रियाविधि समझिए, चित्र बनाइए फिर क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या, कि जिस वस्तु को देखना होता है खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस को उसी वस्तु की ओर कर देते हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, आभासी वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। ये बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और दंतुल दंत चक्र से इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस बिंदु और इस नेत्रिका लेंस के बीच में आए, जिससे इसका प्रतिबिंब आभासी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, ये हो गया आपका नामांकित चित्र और क्रियाविधि। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे दोनों को अंतर करके, दोनों में अंतर करके अभी हम समझा देते हैं, जिससे सारी बातें याद हो जाएंगी। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ करते हैं, अत्यंत छोटी वस्तु को देखने में। खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग दूर वाली वस्तु को देखने में करते हैं। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो है अभिदृश्यक लेंस छोटे द्वारक कम फोकस दूरी वाला होता है और खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाला होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी वाला होता है, खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक कम फोकस दूरी वाला होता है। ठीक, ये हो गई अंतर। और क्रियाविधि तो सेम ही है लगभग। क्या, शुरुआत में थोड़ा सा अंतर है, क्या कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जिस वस्तु को देखना होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को उसी वस्तु की ओर करते हैं और इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक लेंस अब ये वस्तु जो है इस अभिदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर हो। तो फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर जब होगा तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। ये बना प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब नेत्रिका और उसके फोकस बिंदु के बीच में आए, जिससे इसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बन जाए। ठीक, ये हो गई क्रियाविधि। उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा ना। अंतर क्या है क्रियाविधि में, वहाँ हम लिखे हैं कि वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं। इसमें क्या होगा कि
इस खगोलीय दूरदर्शी के अदृश्यक लेंस को उस वस्तु की ओर करते हैं। चूंकि दूर वाली वस्तु देखनी है ना, दूर वाली वस्तु देखनी है तो अदृश्यक लेंस को उसी वस्तु की ओर करते हैं। दूर वाली वस्तु को ले आकर के थोड़ी ना देखना है ना, जैसे ग्रह नक्षत्रों आदि को देखने में प्रयोग किया जाता है तो क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी के अदृश्यक लेंस को उसी वस्तु की ओर कर देते हैं। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, आभासी उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ये बना प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार करते हैं, जैसे करते थे, कैसे कि नेत्रिका और इसके फोकस बिंदु के बीच में अदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब आ जाए। तो अदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब नेत्रिका के कारण कैसा बन जाता है। अब इन नेत्रिका लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, इस वस्तु के सापेक्ष सीधा और बड़ा आभासी बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला चैप्टर प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, ये पूरा हमने जो है स्पष्ट रूप से एक एक करके सारी बातों को समझा है। तो समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।